या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पांडुलिपि एवं पुरालिपि अध्ययन विषयक इस कार्यशाला में आप सभी का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हम लोग पांडुलिपियों के पाठ संपादन की चर्चा कर रहे थे पिछली क्लास में। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम आज पांडुलिपियों के वंश वृक्ष के विषय में चर्चा करेंगे, अर्थात कौन पांडुलिपि या कौन प्रति किस वंश की है। वंश मतलब वो किस परंपरा की है अथवा वो किस को जो है मूल से कॉपी हुई है, क्योंकि हमें हमारे भंडारों में एक ही ग्रंथ की कई प्रतियां मिल जाती हैं और कई बार 10-20 प्रतियां भी मिल जाती हैं या उससे अधिक कॉपियां भी मिल जाती हैं। अलग अलग कालखंड में वो प्रतिलिपि की हुई जो हमें कॉपियां मिलती हैं, उनको जिन जिन को मूल पे से जिन जिन आदर्शों पर से कॉपी किया गया होता है, तो वो आदर्श उनके जो है परिवार के हिस्सा होते हैं। तो और ऐसे भी हमारे यहाँ कई ग्रंथ हैं जिनकी 100-200 प्रतियां भी जो है अलग अलग भंडारों में मिलती हैं। यानी कि एक ही ग्रंथ की 100 पांडुलिपियां भी मिलती हैं या 1000 पांडुलिपियां भी मिल सकती हैं। जैसे कि महाभारत रामायण है, उनकी जो है आ, हर भंडार में आपको 2-4-5 प्रतियां मिल जाएंगी। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि वो ग्रंथ कितना पॉपुलर है, कितनी उसकी डिमांड है। और यदि वाचक अधिक होंगे तो स्वाभाविक है कि जो है उनके लिए पढ़ने के लिए अधिक किताबें चाहिए, अधिक पोथियां चाहिए, और इसलिए इनकी जो है भंडारों में कॉपी की जाती थी। जैसे आपका गीता है, भगवत गीता, तो उसकी जो है पांडुलिपियां आपको हर भंडार में जो है अच्छी अच्छी पांडुलिपियां और काफी प्राचीनतम पांडुलिपियां मिल जाएंगी। फिर ऐसे ग्रंथों का समीक्षात्मक जब संपादन करना होता है, तब हम, क्योंकि बहुत सारी प्रतियां मिल रही हैं, तो फिर हम उन प्रतियों का वंश वृक्ष बनाते हैं। तो और उनको कौन प्रति किस वंश की है, अर्थात कोई एक कॉपी थी, एक कॉपी पे से कोई आ, 3 जो है प्रतें तैयार की गई, वो 3 प्रत उस एक कॉपी की वंश है। और उन 3 में से फिर जो है पहली से 2 बनी, दूसरी से 3 बनी, चौथी से 1 बनी, और फिर उनसे जो कॉपियां तैयार हुई उनसे फिर से हो सकता है 2-2, 4-4, 5-5 कॉपियां बनी हुई। तो जो पहले की जो कॉपी थी, जिसपे से दूसरी कॉपी तैयार हुई है, उसमें यदि उससे पहले की कॉपी में कोई शब्द गलत था या कुछ गलती थी, तो वो गलत शब्द अन्य और प्रतियों में भी आ जाएगा। या फिर कोई लिपिकार से कोई अक्षर छूट गया लिखते समय, या कोई शब्द छूट गया, कुछ गलती हुई, तो वो गलतियां भी जो हैं उन दूसरी कॉपियों में आ जाती हैं। क्योंकि कहा जाता है कि यादृशम दृष्टम मया तादृशम लिखतम, हमें प्रशस्तियों में लिखा हुआ मिलता है, शुद्धम अशुद्धम व मम दोषो न दीयते। तो जो लेखक है, जो प्रतिलिपिकार है, लिपिक है, उसको तो पहले से निर्देश होता था कि आपको जो प्रति दी जा रही है उससे देख करके लिखना है, जैसा वहां लिखा है वैसा लिखना है। तो यदि पहले प्रति में कोई अशुद्ध पाठ है, तो वो स्वाभाविक है कि उस पाठ को जैसा उसने देखा वैसा लिख दिया।
तो वो अशुद्धि, वो पाठ भेद, वो दूसरी प्रतियों में भी आ जाता है। तो उन पाठ भेदों के आधार पर, अक्षरों के आधार पर, मात्राओं के आधार पर, या फिर कुछ प्रतियों में जो है वो लिपिकार का नाम लिखा हो, और या फिर उनका प्रतिलेखन का समय लिखा हो, इन सारी चीजों के आधार पर हम उन प्रतियों का वंश वृक्ष बनाते हैं, और हम एक इस निर्धारित करते हैं कि कौन प्रत किस वंश की है। फिर जब वंश वृक्ष बना करके उस वंश की जो अच्छी प्रति हो, उस एक प्रति को आप ले लीजिए, बाकी जो है उनको आप छोड़ भी सकते हैं समीक्षात्मक संपादन करते समय। क्योंकि यदि आपके पास किसी ग्रंथ की हजारों पांडुलिपियां हैं, तो हजारों पांडुलिपियों से पाठ भेद जो है मिलाना और उनसे पाठ भेद का चयन करना तो जरा मुश्किल काम होगा। तो ऐसे में जो है ये वंश वृक्ष जो है के द्वारा चयन की गई पांडुलिपियों से हम पाठों का जो है चयन करते हैं, और उससे हमारा काम थोड़ा सरल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि वो वंश वृक्ष कैसे जो है बनाया जा रहा है। एक मिनट। जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में बताया गया कि हम इसको बोर्ड पे इसको बना लेते हैं। जैसे पहले पाठ है, एक पहली प्रति का मूल पाठ है, पहली प्रति लिखी गई। अब उस मूल पाठ पर से फिर कुछ दूसरी कॉपियां तैयार होती है। पहले एक कॉपी ग्रंथकर्ता ने तैयार कर दी, या ग्रंथकर्ता ने कॉपी लिखी और किसी से लिखवाई, अथवा स्वयं ने उन्होंने लिख करके एक प्रति तैयार कर दी। अब उस प्रति से दूसरी प्रति तैयार करनी है, और तो दूसरी प्रतियां हो सकती है से तीन प्रतियां तैयार हो। तो इन तीन प्रतियों का नाम दे सकते हैं क, और एक ख, ऐसे ले लेंगे ख, और ये क, और एक क। एक नील पाठ था, उससे तीन प्रतियां तैयार कर दी। अब हो सकता है कि इन तीनों प्रतियों की जो प्रतिलेखक है तीनों अलग अलग है। एक क लेखक, एक ख, ग। क नाम का, ख नाम का, ग नाम का जो लेखक है, उन्होंने तीन प्रतियां तैयार की। ओके। तो इस क के लिखने के तरीका अलग होगा, ख का लिखने का तरीका अलग होगा, ग का लिखने का तरीका अलग होगा। तो आपके पास पहले तो प्रति थी, उसमें से उसकी जो है तीन कॉपियां तैयार हो गई, तीन लोगों ने तैयार कर दी। हो सकता है इस गौरव दो प्रतियां, चार प्रतियां बनाई है, कौने एक बनाई, कौने भी तीन चार बनाई हो, तो वो तीन चार भी में भी हो सकता है अलग अलग तरह के वेरिएशन, अलग अलग तरह के पार्ट में हो गए हैं। इस प्रकार से उन्होंने तीन प्रतियां बनाई। फिर जो ये क है, इस क से तीन प्रतियां और तैयार की गई, एक, दो और तीन। तो अब ये क प्रति की जो है पुत्री, एक तीन पुत्रियां हो गई, और इसलिए क की माता प्रति दी गई। तो ये तीन प्रतियों की दादी प्रति, ऐसे आप जो है एक मतलब वंश हम लोग बना सकते हैं। उसी प्रकार से जो ख है,
ख ने दो प्रतियां तैयार, एक क लेखक था, उसने एक क से जो है एक प्रतियां तैयार कर दी, और ये जो ख कॉपी बनाई गई, इस ख कॉपी से दो प्रतियां तैयार हुई, एक और दो। ओके, तो इनका वंश जो है ये हो गया, इन तीन का वंश ये हो गया, और मूल जो है सबका वहां मूल आदर्श है। उसके बाद जो गौल विकार है, इसमें जो एक गौ प्रति बनाई थी, इस गौल विकार में भी जो है इससे चार प्रतियां बनती है। गौ मान किसे कहते हैं, एक, दो, तीन और चार। तो इस प्रकार से एक मिनट, मेरा एक फोन आ रहा है। हाँ सर, हेलो। जी जी सर। हाँ, हरिओम। तो इस प्रकार से क ने तीन प्रतियां तैयार की थी, ख ने दो प्रतियां तैयार, ग ने चार। तो अर्थात इन चार एक हो गया ग, इन दो का एक हो गया क, और इन तीन का एक हो गया क। ये क से उत्पन्न हुई, ये क से, ये ग से। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो दो नंबर की प्रति है, इससे फिर दो कॉपियां हुई, एक और दो, दो मैंने शुरू की। जो तीन नंबर की है, इससे भी एक एक कॉपी और हुई। और जो ख लिपिकार की जो प्रति है, उससे दो कॉपियां जो हुई, लेकिन उसके बाद इससे एक कॉपी आगे नहीं, किसी ने जो है प्रतिलिपि नहीं की। क्योंकि होता क्या है कि कॉपियां कॉपी हुई, फिर भंडारों में चली गई, फिर किस भंडार की कितनी आवश्यकता है, उसके पास जो प्रतिलिपि कॉपी है उससे कॉपी कराएगा। तो हो सकता है ये कॉपी जो है हाथ से जो बनाई हुई जो कॉपियां किसी भंडार में जा गई, वहां पे और ज्यादा कॉपियों की जरूरत नहीं थी, इसलिए उससे अन्य कॉपियां तैयार नहीं की गई। और फिर जो है यहाँ चार बनी थी इस ग से, तो इनमें से चार में से जो पहली है, इस पहली से पांच कॉपियां प्रतिलिपि हुई, एक, दो, तीन, चार, पांच। तो अब इन पांचों का जो है आधार, पहली का एक नंबर, और इस एक नंबर का आधार हो गई ग कॉपी, और दूसरी इसमें एक बनी, ये जो दूसरी है, एक कॉपी तैयार हुई। और तीसरी से, ये जो तीसरी है, इससे दो कॉपियां तैयार हुई, एक और दो। चौथी से भी कोई कॉपी तैयार नहीं हुई। तो अभी चौथी का वंश तो यही आकर के रुक गया। इसमें से जब कभी भविष्य में कोई कॉपी होगी तब इसका वंश आगे चलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं
कि यदि कोई पूछे कि आपको ये वाली 5 कॉपी मिली, 5वीं प्रत आपको मिली, तो इस 5वीं प्रत का जो है मदद हो गई, ये पहली पहली वाली कॉपी, इस पहली वाली कॉपी 3 बहनें हो गई, ठीक है, और इसकी मदद हो गई ये गौ गौ कॉपी, गौ कॉपी से एक कॉपी बनी, उससे ये 5 बन गई, तो इन पांचों की जो है दादी हो गई गौ, और गौ की जो है दादी हो गई ये मूल। ओके, तो इस प्रकार से जो है प्रतियां बनाई जाती है। अब यहाँ कह रहा है कि 2 नंबर की प्रति से 2 प्रतिलिपियां, तो 2 नंबर की जो प्रति है उससे 2 प्रतिलिपियां तैयार हो, अर्थात ये जो पहले में जो 2 नंबर की कॉपी है इससे 2 प्रतिलिपियां तैयार हो गई, और 3 नंबर की प्रति से एक प्रतिलिपि तैयार हो, 3 नंबर वाली है इससे एक तैयार हुई, और ख ने 2 प्रतियां लिखी, तो जो ख है इसने दो दो कॉपियां तैयार की, किंतु इनसे कोई प्रतिलिपि तैयार नहीं की गई, लेकिन इनसे फिर बाद में कोई प्रतिलिपि तैयार नहीं हुई, तो इनका वंश यही रुक गया। इस प्रकार इस प्रति का वंश यही समाप्त हो गया। गौ ने 4 प्रतियां तैयार की थी, गौ ने 4 प्रतियां तैयार की, जिनमें आगे चलकर प्रथम जो पहली है, इस पहली से 5 बने, और द्वितीय से 1, ये दूसरी वाली से 1 बनी, और तृतीय से 2, और इस तीसरी वाली से 2 कॉपियां तैयार हुई, पहली और दूसरी, किंतु चौथी का वंश नहीं चला। अगर जो चौथी है इससे भी कोई प्रति तैयार नहीं हुई, उससे भी वंश उसका रुक गया। इस प्रकार यह वंश वृक्ष जो है बढ़ता जो है जाएगा, तो आगे इन फ्यूचर हो सकता है कोई किसी को ये चौथी पांडुलिपि मिले और उसमें से और नई कॉपी तैयार कर दे, उसका वंश फिर शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, ठीक तो है। इस प्रकार से ये जो है वंश अभी तक इसका नहीं बढ़ा है, लेकिन वो कभी भी दूसरा उससे कॉपी तैयार हो सकती है, और वो वंश उसका फिर से इस चौथी से कोई एक कॉपी फिर तैयार हुई, उस एक से फिर 5 तैयार हो गई, फिर से उसका जो है वंश बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक पांडुलिपि करता अपनी अपनी लिपियों में कुछ नवीनता या वैशिष्ट्य जोड़ता ही है। अब ये जो क वाले ने कुछ अपनी वैशिष्ट्य जोड़ा, उसके बाद दूसरी कोई लिपिकार ने फिर कुछ और जो है कोई चित्र बना दिया, या कुछ अक्षरों की को सुंदर बना दिया, या फिर मध्य फुलिका को अलग तरह का बना दिया, अपने अपने वैशिष्ट्य उसमें जोड़े गए। किसी की लिपि बहुत अच्छी होगी, किसी की लिपि बहुत खराब होगी, कोई सुंदर लिखा होगा, कोई सुंदर नहीं लिखा होगा, और इस प्रकार से जो है यह प्रतिलिपि सामान्य सृजन की प्रक्रिया है, और इस प्रकार से प्रतिलिपियां जो है सामान्य रूप से सृजित होती रहती है, तैयार होती रहती थी पहले हमारे भंडारों में। अब मूल पाठ्येतर प्रतिलिपि और पाठालोचन, इस विषय को भी इसके साथ जोड़ करके हम क्लियर करेंगे। तो वस्तुतः पाठालोचन की आवश्यकता तब होती है जब हस्तलेखागार में मूल पाठ की चौथी पीढ़ी की दूसरी शाखा की तीसरी प्रतियों में से प्रथम प्रति की 5 प्रतिलिपि की दूसरी प्रति है, इसे निम्न प्रकार समझाया जा सकता। अब वो कह रहे हैं कि वस्तुतः पाठालोचन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि जब किसी भंडार में जो मूल पाठ की चौथी पीढ़ी थी, ये मूल पाठ है, ओके, अब ये मूल पाठ की पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, ठीक है, और अब हम गौर मूल पाठ, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, और फिर क्या कि तो तीसरी पीढ़ी तक का हमने यहाँ उल्लेख किया। ये कह रहा है कि मूल पाठ की चौथी पीढ़ी, तो ये दूसरी, और ये जो है तीसरी पीढ़ी, ओके, तीसरी पीढ़ी, और तीसरी पीढ़ी में से 2 नंबर की
फिर दो प्रत बन गई, एक दो, तो ये हो गई चौथी पीढ़ी। ओके, चौथी पीढ़ी की दूसरी शाखा। अब चौथी, ये दूसरी शाखा होगी, पहली शाखा दूसरी शाखा, दूसरी शाखा की तीन प्रति और इस दो से निकली तीन, एक दो तीन प्रतियां निकली में से प्रथम प्रति की, अब ये जो पहली प्रति है इसकी प्रथम प्रति की पांचवी प्रतिलिपि, अर्थात प्रथम प्रति से कितने निकले, पांच। यहां लिख देता हूं, एक दो तीन चार और एक। तो चौथी शब्द की जो है पहली कॉपी की पांचवें जो प्रति, अर्थात ये पांच नंबर निकलता है, ये इससे इसका ये उल्लेख कर रहा है, मैं इसको राइट करा देता हूं। इस पांचवी प्रति से प्रतिलिपि की, पांचवी प्रतिलिपि की दूसरी प्रति, अब इस पांचवी से भी दो बनती है, तो मैं यहाँ पांचवी लिख लेता हूं, पांचवी से भी दो बन रही है, पहले एक दो। तो वो कह रहा है कि दूसरी प्रति उपलब्ध होती है भंडार में, ये वाले किसी भंडार में उपलब्ध है। जैसे कहा जाए कि कोई लाडन के भंडार में ये वाली कॉपी मिलती है, तो ये जो कॉपी है ये क्या है, ये मूल पाठ की पांचवी पीढ़ी की जो है दूसरी कॉपी है। पांचवी पीढ़ी से दो कॉपियां बनी थी, उसकी दो नंबर की कॉपी है। तो आप देख सकते हैं कि किसी भंडार में यदि ये मैन्युस्क्रिप्ट मिल रही है तो उसको अब इन पांडुलिपियों के से, जिन जिन पांडुलिपियों से वो उत्पन्न हुई है वो सभी उसकी माता है। यानी कि ये जो ये जो है, ये पांचवी, ये जो दूसरी पांचवी से उत्पन्न हो रही है तो पांचवी इसकी माता हो गई। ये पांचवी जो है पहली से उत्पन्न हो रही है, चौथी पीढ़ी की पहले से, तो ये उसकी पांचवी की पहली माता हो गई, और इस पहली की माता ये चौथी पीढ़ी की दूसरी हो गई, और इस दूसरी की माता तीसरी पीढ़ी की दूसरी हो गई, और तीसरी पीढ़ी की जो दूसरी प्रत है इसकी माता हो गई जो है ये पहली पीढ़ी, और पहली पीढ़ी की जो प्रत है इसकी माता हो गई ये ग, और ग की माता हो गई मूल प्रति। तो हमें मिल रही है ये वाली प्रति। तो जिन जिन प्रतियों से होकर के पाठ चला है उन प्रतियों के पाठ यदि समान है तब तो बड़ा अच्छी बात है, और यदि उनमें पाठ भेद है तो उन पाठांतरों को, उनको जो है हमें अब कैसे ठीक कर सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि यदि इसी परंपरा की प्रतियां मिल जाए उनके साथ जो उनका पाठ का मिलान करके ठीक किया जा सकता है। या फिर एक प्रति आपको ये मिली जो गौ की पांचवी पीढ़ी की एक प्रति मिली, और एक प्रति मिल गई आपको कौ की जो है जो दूसरी पीढ़ी की, कौ की पहली पीढ़ी, ये दूसरी पीढ़ी की तीसरी। ओके, ये दो कॉपियां मिल गई आपको। ये अब आपको समीक्षात्मक संपादन करना है, ठीक है। तो समीक्षात्मक संपादन में अब आपको जो है इन दोनों की पांडुलिपियां मिल रही है, तो आदर्श आप किसको मानेंगे, दो नंबर आदर्श प्रति इसको मानना है। क्यों? क्योंकि ये कम प्रतियों से होकर के निकली है, और ये जो है बहुत सारी प्रतियों से वो जो है होकर के निकली है। ये ज्यादा पुरानी नहीं होगी, ये ज्यादा नई है, ये वाली इससे पुरानी है। तो जो जितनी पुरानी है उसका पाठ उतना शुद्ध है। तो यदि आपको जो भी प्रतियां मिल रही है उन प्रतियों के पाठों को देखना है, इनमें शुद्धता अधिक है, अक्षर अच्छे हैं, पाठों में ज्यादा पाठ भेद नहीं है, उनके साथ हमें समीक्षा करनी होगी। तो इस प्रकार से आपको ये मिल गया, तो इसी बात को ये करें कि इसे इस प्रकार समझा जा सकता है। तो कैसे कि प्रथम पीढ़ी की पहली मूल पाठ, दूसरी पीढ़ी का दो, तीसरी पीढ़ी को तीन नाम दिया, चौथी पीढ़ी चार, चौथी पीढ़ी मतलब चौथी। तो मूल पाठ जो है
प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा में पहले मूल पाठ, प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा, मूल पाठ है। मूल पाठ की पहले 3 शाखाएं, प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, तृतीय शाखा। ओके, और इससे तीसरी प्रति, और फिर जो है दूसरी शाखा की तीसरी प्रति, दूसरी शाखा ये गई, दूसरी शाखा की तीसरी प्रति है। तो दूसरी शाखा की जो पहली दूसरी ये 2 प्रतियां हैं, यदि इससे एक और निकलता है तो ये तीसरी प्रति होगी। ठीक है, और उस तीसरी प्रति से निकलती है, फिर जो तीसरी प्रति है ये, इससे जो है प्रतियां निकल रही है द्वितीय की जो है 5, तो 5 प्रतियां, जैसे हमने तीसरी से यहाँ 5 कॉपियां निकाल दी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमें प्रतों का एक जो है ये इस प्रकार से प्रतें संचरण करती हैं, उनका वंश आगे बढ़ता है। अब हमें उन प्रतों में पाठों के आधार पर निर्धारित करना होता है कि कौन सी प्रत किस वंश की होगी, क्योंकि यदि गौ वाले वंश की तीसरे तीसरे इस वंश की कोई प्रति है, तो इस प्रति के जो पाठ है या जो कई गलतियां हो सकता है, इस गौ प्रति में शब्द, जैसे केशव नाम, केशव कोई शब्द, ठीक है, ये इस में जैसे केशव, ऐसा। ओके, दो प्रति उसको 100 को 100 प्रति, गलती हो गई केशव। फिर इससे जो ये 3 प्रतियां मिल रही है, इन 3 प्रतियों में जो पाठ का जैसा ऊपर केशव लिखा हुआ वैसा होगा, यहाँ इन्होंने 3 प्रतियों में केशव नाम लिख दिए। ठीक है, अब 3 में से फिर ये दूसरी प्रति से जब 6-5 पर मिल रही है, तो सकता है इस 5 वाली प्रति में केशव की व्यवस्थित के नाम से केरल, पाठ बदल गया। ओके, इस 5वें कॉपी को उन्होंने केरल कर दिए। तो अब इससे जितनी कॉपियां होगी उनमें केरल, या फिर ये दूसरी प्रति है, यहाँ केसर की जगह शब्द पाठ लिख दें, के होगा ये शब्द पाठ है, तो इसमें भी अब दूसरी से जो 3 प्रतियां मिली है, 3 प्रति आपको शब्द पाठ मिलेगा, या फिर जो है शब्द पाठ मिलेगा, एक परंपरा की हो गई। अब इसमें से जो पहली बात हुई, फिर ये 5 कॉपी हो रही है, इन 5 कॉपी में जो सकता है तो यही शब्द पाठ मिलेंगे, स्व स्व पाठ होंगे। तो इस पाठ में भी अंतर थोड़ा बहुत हो सकता है, या फिर ये पाठ सेम ऐसा कैसा भी आपको मिल सकता है। तो कुछ पाठ तो सेम, जो ऊपर में जो एक बार गलती हो गई वही गलती सभी प्रतियों में मिल जाती है, तो उस गलती के आधार पर भी हम उनको जो है एक वंश की पहचान लेते हैं। भाई ऐसा होता है, कुछ जो है आ, आ, जो है जैसे कि एक परिवार के कुछ लोग हैं, एक ही माता के कुछ बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं, और तो उनमें माता पिता का थोड़ा बहुत कहीं कोई जो है एक जो है कुछ गुण या कुछ स्वरूप उनमें विद्यमान रहता है। फिर उनके जो बच्चे हैं उनमें भी उनके अपने दादी बाबा का भी थोड़ा बहुत जो है कुछ रंग रूप या कोई कोई थोड़ा बहुत स्वरूप आ जाता है, क्योंकि वो उस परंपरा के हैं। इसी प्रकार से पांडुलिपियों में भी पाठ जो है, मूल पाठ में कहीं कहीं कुछ अंतर आ जाते हैं, और वो अंतर दूसरी कॉपियों में भी हमको वैसे ही देखने को मिल जाते हैं। तो उनके आधार पर हम पांडुलिपियों का वंश वृक्ष बना सकते हैं कि ये पांडुलिपि किस परंपरा किस वंश की है। अर्थात इस प्रकार से हम क प्रति तक जो है पहुंच सकते हैं, या ख प्रति तक या ग प्रति तक हम पहुंच सकते हैं कि कौन सी पांडुलिपि किस मूल से कॉपी की गई होगी। ठीक है,
अंशी, अभी क्लियर हुआ? सर समझ आ गया। जी, आगे बढ़ूं मैं? सर जी सर समझ आ गया। हाँ, फिर आगे का टॉपिक है छेपक। छेपक होता है कि कुछ ग्रंथों में, पांडुलिपियों में या कोई जैसे एक प्रसिद्ध कुछ ग्रंथ हैं, उन प्रसिद्ध ग्रंथों में कुछ गाथाएं वगैरह या कोई श्लोक वगैरह कुछ छेपक के रूप में दे दिए जाते हैं, वो बार बार आते रहते हैं। उनका जो है, जैसे कि रामायण में ऐसे कुछ छेपक हैं, जैसे एक चौपाई है, मंगल भवना मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तो वो हर चौथी पांचवी के गाथा के एक वो चौपाई के बाद फिर से वो आती है। जैसे कि हम लोग जो है, यानी कि रिपीट रिपीट होना, जैसे कोई गाना वगैरह गाते हैं तो उस गाने का जो मूल कोई एक जो है लिरिक, जो उसकी लाइन होती है, वो उसमें बार बार रिपीट होती रहती है। जैसे हम कोई भजन गाते हैं, तो जैसे कि यदि कोई भजन गा रहे हैं तो उसमें जो है वो बार बार वो चीज को हम जो है, जैसे कि आपका नमोकार मंत्र है, तो आप कुछ लिखते, कुछ कोई भजन गाते गाते बीच बीच में नमोकार मंत्र जो है, नमो अरियंताणम, और ये इसको आप जोड़ देंगे, तो वो छेपक हो गए। तो उस छेपक के कारण क्या है कि वो उस ग्रंथ का आकार बढ़ जाता है। तो इसी को बता रहे हैं कि जिस प्रकार पांडुलिपि कर्ता के प्रमाद के कारण पांडुलिपि में वर्तनी एवं शब्द भेदों संबंधी विकार उत्पन्न हो जाते हैं, तो पांडुलिपियों में वर्तनी एवं शब्द भेद संबंधी विकार जो है जो होते हैं लिपिकर्ता के प्रमाद के कारण, उसी प्रकार वर्तनी मतलब वो अक्षरों की मात्राओं का की गलती, अथवा अक्षरों का तालव्य श के स्थान पर दंत स का प्रयोग कर देना, अथवा मूर्धन्य श का प्रयोग कर देना। उसी प्रकार छेपक अर्थात प्रक्षिप्तांश, प्रक्षिप्त उसमें प्रक्षेपित किया हुआ अंश, जोड़ा हुआ अंश, अथवा छूट जाने के कारण भी, कोई पाठ छूट जाने के कारण, कोई शब्द छूट जाने के कारण भी विकार आ जाते हैं, वहां पाठ बदल जाते हैं। कहा जाता है कि अपने मूल रूप में जो महाभारत और पृथ्वीराज रासो ग्रंथ हैं, वो बहुत ही लघु थे, बहुत छोटे थे। मूल महाभारत जो है बहुत छोटा था, उसमें अभी जो महाभारत में 1 लाख श्लोक मिलते हैं, तो वो प्रक्षिप्तांशों के कारण है। बाद में लोगों ने जो है, क्योंकि उसमें नाटक वगैरह भी होते थे, तो आवश्यकता के अनुसार कुछ कुछ श्लोक बना करके जोड़ दिए। इसी प्रकार से पृथ्वीराज रासों में भी जो है अलग अलग उसमें प्रक्षिप्त पाठ जोड़ दिए गए। तो शुरू में ये बहुत मूल पाठ बहुत छोटे थे, बाद के जो है विद्वानों ने उनमें कुछ पाठ श्लोक आदि जोड़ करके उनको बड़ा बना दिया। किंतु कालांतर में छेपक जुड़ते जुड़ते वो छोटे से जो लघु महाभारत और पृथ्वीराज रासो महाकाय महाकाव्य बन गए। महाकाय मतलब बहुत बड़े बृहद ग्रंथ बन गए। इसका पाठालोचन के विद्वानों को बड़ी सावधानी से वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करना चाहिए। तो जो पाठालोचन करने वाले विद्वान हैं, उनको इसका जो है वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अध्ययन अनुसंधान करना चाहिए। उन पाठों को, कौन प्रक्षेपित पाठ कौन कौन से हैं, या फिर अशुद्ध पाठ कौन कौन से हैं, उनको जो है वैज्ञानिक तरीके से ध्यान से जो है काम करके, और उनको उन पाठों को ढूंढ करके जो है उनको अलग किया जा सकता है। फिर है छूट, यानी कि पतित पाठ। कभी कभी प्रमादवश प्रतिलिपिकार कोई पंक्ति, शब्द या अक्षर जो है छोड़ देता है। उससे प्रमादवश कुछ कोई अक्षर छूट गया, कोई एक पंक्ति छूट गई,
ऐसी छूटों, ऐसे छूटे हुए की पाठों की पाठालोचना के द्वारा प्रामाणिक मूल पाठ की प्रतिष्ठा कर पूर्ति करनी चाहिए। तो ऐसे अगर कोई पाठ छूट गया, तो कोई शब्द छूट गया, तो फिर उसको जो है वैज्ञानिक तरीके से पाठालोचन करके कि क्या शब्द रखने से वो पाठ शुद्ध हो सकता है, अन्य प्रतियां अगर मिले तो उन प्रतियों के पाठों के साथ मिला करके और शुद्धतम से शुद्धतर जो पाठ हो, उस पाठ का निर्धारण करके उस पाठ को वहां जो है स्थापित करना चाहिए। प्रामाणिक मूल पाठ की प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसकी जो है पूर्ति कर देनी चाहिए, छंद की दृष्टि से और जो है वो जो प्रसंग की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, भावार्थ की दृष्टि से, उन सारी दृष्टियों से मूल पाठ को स्थापित किया जा सकता है। फिर है अप्रामाणिक रचनाएं। बहुत सारी रचनाएं अप्रामाणिक भी मिलती हैं। अप्रामाणिक का मतलब जो प्रामाणिक नहीं है, जिनकी कोई जो पुष्टि नहीं हुई है कि वो उसी कर्ता की है क्या, ऐसे बहुत सारे ग्रंथ मिलते हैं हमें। कालिदास के नाम से जो है 50 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन 50 ग्रंथ आइए 50 ग्रंथ आइए आइए 50 ग्रंथ के कर्ता कालिदास नहीं है, परंतु हमें जो है ऐसे पाठ मिलते हैं। एक मिनट बस ना। नमस्ते। तो अप्रामाणिक रचनाएं कभी कभी शिष्यों या श्रद्धालुओं द्वारा लिखित पूरी की पूरी कृति ही अप्रामाणिक होती है। मूलकर्ता ने नहीं लिखी है। जैसे कालिदास की के नाम से 50 ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन उन सभी ग्रंथों के कर्ता कालिदास नहीं है। उसके बाद में उनके प्रति श्रद्धा पूर्वक, उनकी कृतियों के प्रति श्रद्धा पूर्वक किसी विद्वान ने कोई एक नई कृति तैयार की और उसमें कालिदास नाम लिख दिया, या फिर उसी नाम का कोई दूसरा विद्वान हुआ और उसने वहां स्पष्ट नहीं किया कि मैं दूसरा कालिदास हूँ, खाली कालिदास नाम, कालिदास विरचिता अयम कृति ऐसा कर दिया, तो वो कालिदास के नाम से चढ़ गई। तो वो जो है उन मूल कालिदास की प्रति नहीं है। या फिर तो यहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं कि कभी कभी शिष्य या श्रद्धालुओं द्वारा, कोई शिष्य है वो अपने गुरु के नाम से ही कोई कृति लिख देता है, अपना नाम नहीं देता श्रद्धावश, पूरी की पूरी कृति अप्रामाणिक होती है। तो वो अप्रामाणिक क्यों है? क्योंकि जिसके नाम से कृति चढ़ी हुई है, लिखी गई है, सही में वो उसने लिखी ही नहीं, लिखी दूसरे ने। क्योंकि ग्रंथ का रचनाकार वह स्वयं नहीं होता, जिसका नाम वहां जिसको बताया जा रहा है, जिसे बताया जाता है। तो पाठालोचन के द्वारा ही ऐसी रचनाओं की छटनी की जा सकती है। तो ऐसी रचनाओं की छटनी पाठालोचन के द्वारा की जा सकती है। ठीक है। इस प्रकार पाठालोचन अथवा पाठानुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान है। तो ये महत्वपूर्ण अनुसंधान है। और उनको जो है कैसे, यदि दूसरे व्यक्ति ने उसी पहले वाले कोई एक कालिदास के नाम से दूसरे कालिदास नामक व्यक्ति ने, या दूसरे व्यक्ति ने कालिदास के नाम से कोई कृति की रचना कर दी है, तो कालिदास के जो मूल ग्रंथ हैं, जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, उन प्रामाणिक ग्रंथों की भाषा, उनकी शैली, उनके शब्द विन्यास, उनमें प्रयुक्त अलंकार, छंद आदि के आधार पर उस अप्रामाणिक कृति को जो है हम
छांट सकते हैं, क्योंकि वो जो है उस जो किसी और ने जो लिखी है उसमें मूल कर्ता जो है कालिदास, उनके जैसे ग्रंथों का जो पाठ सामंजस्य है इसमें नहीं मिलेगा। उसमें पाठ वैविध्यता होगी, उस प्रकार के अलंकार, छंद या शब्द विन्यास नहीं मिलेंगे। तो उसके आधार पर हम जो है उसको अलग कर सकते हैं कि नहीं, ये ऐसी रचना कालिदास की नहीं हो सकती। तो उसकी उत्कृष्टता अनुत्कृष्टता के आधार पर भी हम उनको आ, जो है ढूंढ सकते हैं, कुछ पाठों को अलग कर सकते हैं या पूरी कृतियों को हम अलग कर सकते हैं। अब है पाठालोचन शब्द अर्थ का महत्व। पाठालोचन जो शब्द है ये इसका अर्थ और इसका महत्व। पाठालोचन केवल भाषा विज्ञान का ही विषय नहीं है, और फिर ये सिर्फ भाषा विज्ञान का विषय नहीं है, अपितु उसका साहित्यिक महत्व भी है। साहित्यिक दृष्टि से भी पाठालोचन बड़ा महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका संबंध शब्द और अर्थ दोनों से है। शब्द के साथ भी इसका संबंध है, अर्थ के साथ भी इसका इसका पाठालोचन का महत्व है। इस दृष्टि से संपादन की दो सरणियों का उपयोग हो रहा है। तो इस प्रकार से संपादन की दो शैलियां उपयोग में आ जाती हैं कि एक वैज्ञानिक संपादन और दूसरा साहित्यिक संपादन। वैज्ञानिक दृष्टि से पाठों का निर्धारण करके, पाठों का चयन करके संपादन करना, दूसरा साहित्यिक दृष्टि से पाठों का संपादन करना। तो साहित्यिक दृष्टि से उसमें जो है उसकी भाषा शैली, उसमें प्रयुक्त छंद, अलंकार, शब्द विन्यास और जो है हार्द सौहार्द विषय वस्तु, उसका जो है हम निर्धारण कर सकते हैं। और इस वैज्ञानिक शैली में हम जो है वैज्ञानिक रूप से भी उस जो मूल करता है उसके दिमाग को, उसके ग्रंथ को पढ़ करके उस मूल कर्ता के दिमाग को पढ़ना, उसकी शैली को जानना, और फिर उसके साथ अन्य पाठों का या अन्य शब्दों का या ग्रंथों का मिलान करना। तो वैज्ञानिक तरीके से भी हम जो है पाठ संपादन करते हैं। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक प्रक्रिया में मूलतः अंतर न हो, और काम एक ही है दोनों में, मूल पाठ का निर्धारण करना है, और बहुत ज्यादा इसमें दोनों में जो है अंतर भी नहीं है। फिर भी आज का वैज्ञानिक संपादन शब्द को अधिक महत्व देता है। फिर भी आज आज जो है वैज्ञानिक दृष्टि से चीजों का संपादन करना अधिक महत्वपूर्ण जो है मानते हैं। और साहित्यिक संपादक अर्थ को, साहित्यिक संपादन में जो है अर्थ को महत्व दिया जाएगा, और वैज्ञानिक संपादन में शब्द को महत्व दिया जाएगा। इसमें संदेह नहीं कि शब्द और अर्थ की सत्ता परस्पर असंपृक्त नहीं है, और परस्पर ये जो है अलग नहीं है। फिर भी अर्थ को मूलतः ग्रहण किए बिना प्राचीन हिंदी काव्यों का संपादन सर्वथा निर्भ्रांत नहीं है। तो अर्थ का भी महत्व होता है। प्राचीन जो है काव्य, हिंदी काव्य के जो परंपरा के जो शब्द हैं उनका अर्थ भी बड़ा ही महत्व रखता है। इन्हीं सब कारणों से शब्द की तुलना में अर्थ की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। शब्द की तुलना में अर्थ के महत्व को हम स्वीकार करते हैं। आज अधिकतर पाठ संपादन में जो भ्रांतियां उत्पन्न होती हैं वे अर्थ न समझने के कारण होती है। पाठ संपादन में जो भ्रांतियां, जो भ्रम उत्पन्न होते हैं वो उसका कारण होता है अर्थ समझ में नहीं आने के कारण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो है कठिन अर्थ शब्दों का प्रयोग जो हो जाता है उसका संपादक अर्थ ही नहीं समझ पाता, या फिर दूसरा जो प्रतिलिपिकार है वो अर्थ नहीं समझ पाता। अर्थ नहीं समझ पाता तो उसको लगता है कि ये शब्द जो है गलत है। जैसे कि मैंने बताया कि वो औषधशाला का अर्थ नहीं समझ पाया तो उसने औषधशाला कर दिया, उसको जो है इस कारण से भी भ्रांतियां होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि वैज्ञानिक प्रणाली से ठीक या यथार्थ शब्द पर पहुंचा जाए। वैज्ञानिक प्रणाली का उपयोग करते हुए जो यथार्थ शब्द हैं वहां तक पहुंचा जाए।
क्योंकि शुद्ध शब्द ही ठीक अर्थ दे सकता है, और जब तक शुद्ध शब्द नहीं होगा तब तक ठीक अर्थ होना संभव नहीं है। तो उसको व्याकरण की दृष्टि से उसकी शुद्धता देखना, और छंद की दृष्टि से, अर्थ विन्यास की दृष्टि से, सारे जो है पाठ की दृष्टि से उनकी शुद्धता पर विचार करके शुद्धतर पाठ का जो है चयन होना चाहिए। इस प्रकार पाठालोचन की वैज्ञानिक प्रणाली में शब्दों का महत्व स्वयं सिद्ध होता है। तो पाठालोचन की जो वैज्ञानिक प्रणाली है, इसमें शब्दों के महत्व को जो है विशेष बल, महत्व पर विशेष बल दिया जाता है। फिर है पाठालोचन की प्रणाली। अभी तक कोई प्रश्न है आप लोगों का? ओके, आगे बढ़ते हैं। पाठालोचन की 3 प्रणालियां हैं। तो पाठालोचन, समीक्षा, पाठ समीक्षा 3 प्रणालियों के द्वारा से गुजरती है, 3 तरह से होता है। तो एक तो स्वेच्छया पाठ निर्धारण प्रणाली, एक तो स्वेच्छा से कोई हमने पांडुलिपि ली, उसमें से 2-3 पांडुलिपियां ली या 1 पांडुलिपि ली, 2 पांडुलिपियां ले ली, उनमें से अपनी इच्छा से शब्द का निर्धारण करना कि नहीं ये पाठ मुझे शुद्ध लग रहा है, ये शुद्ध होगा, और उसको निर्धारित करके मूल टेक्स्ट में रख देना। ये तो स्वेच्छया। एक तो पाठालोचन की प्रणाली हो गई स्वेच्छया, अपनी इच्छा से पाठ का निर्धारण करना। दूसरी है तुलनात्मक प्रणाली, उसमें वो तुलना करते हैं पाठों की, अलग अलग पांडुलिपियों में मिले हुए पाठों का आपस में तुलना करते हैं व्याकरण की दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से। तो उसमें से निर्धारण करके कौन सही है उसका चयन किया जाता है। और तीसरी है वैज्ञानिक प्रणाली। प्रथम प्रकार की एक सामान्य प्रणाली होती है जो स्वेच्छा पाठ संपादन प्रणाली, एक सामान्य प्रणाली होती है। तो वैज्ञानिक प्रथम प्रकार की जो स्वेच्छा पाठ निर्धारण प्रणाली है, इसमें संपादक पुस्तक का संपादन करते समय प्राप्त प्रति पर ही निर्भर रहता है। उसे जो प्रति प्राप्त हुई उसी के आधार, उसी पे वो निर्भर रहता है। और इसमें वह इतना भर करता है कि जो सामान्य दोष दिखाई देते हैं उन्हें वह दूर कर देता है। सामान्य से जो है दोष उसको दिखाई दिए, इनको उसने दूर कर दिए। कुछ मात्राओं की गलतियां, कुछ शब्दों की गलतियां, कुछ भाषागत दृष्टि से। और जैसे हमने भीम विलास, जैसे कि जो है इन्होंने जो है शंकर राव भीम विलास, महावीर प्रसाद जी ने एक भीम विलास ग्रंथ का संपादन किया है। तो उन्होंने कहा कि हमने सामान्य शैली से किया था, जो सामान्य सी गलतियां की मिली हमको, उनको हमने दूर कर दिया। दूसरे प्रकार का की तुलनात्मक प्रणाली में संपादक के पास 2 प्रतियां होती है, और जो तुलनात्मक प्रणाली है उसमें कम से कम 2 या 2 से अधिक प्रतियां होंगी। इसमें तुलना करने पर जो प्रति उसे अधिक अच्छी लगती है उसी को मानकर संपादन कर देते हैं। तो 2 प्रतियां 3 प्रतियां हुई, उनमें से जो प्रति उसको अच्छी लगी मिलान किया, उनमें से जो अच्छी लगी उसके आधार पर उन्होंने पाठ संपादन कर दिया। ऐसे संपादित ग्रंथों में वह पाठांतर देना भी उचित नहीं समझता। और ऐसे ग्रंथों में वो कई बार उसको लगता है कि नहीं, उन 3 प्रतियों में से जो अच्छी थी मैंने उसी का चयन किया है, वही आदर्श है, तो अन्य प्रतियों में क्या पाठांतर थे वो पाठांतर भी वहां उल्लेख नहीं करता। कहीं कहीं जहां उसे दोनों पाठ अच्छे लग रहे हो तब वह फुटनोट में दूसरा पाठ भी दे सकता है। और कहीं कहीं उसको लगता है कि नहीं दूसरा पाठ भी जो है कुछ सार्थक लग रहा है, ये भी हो सकता है, तो इसको फुटनोट में दे देता है कि ये दूसरी प्रति में ऐसा पाठ था। अर्थात सभी पाठांतरों का उल्लेख वो फुटनोट में नहीं करता। तो ये जो है एक सामान्य सी तुलनात्मक प्रणाली हो गई। इसी प्रणाली के अंतर्गत पाठालोचन एक ही ग्रंथ की एकाधिक पांडुलिपियां प्राप्त होने पर भी इसी प्रणाली का निर्माण
किया जाता है। एक ग्रंथ की अनेक पांडुलिपियां प्राप्त होने पर भी इस जो है तुलनात्मक पाठ निर्धारण की शैली का उपयोग होता है। वह स्वेच्छा जिस पाठ को ठीक समझता है उसे ही मूल मानकर संपादन कर देता है। उसकी रुचि प्राधान्य के कारण ही वह तदनुकूल रचनाकार के वैशिष्ट्य को भी अपनी भूमिका में प्रकट करने का प्रयास करता है। उसके अनुकूल ही वो रचनाकार के वैशिष्ट्य को भी अपनी भूमिका में लिख देता है कि रचनाकार का ये विशेषताएं हैं। वो जो है यदि कहीं कुछ अक्षरों को लिखने में गलती कर रहा है तो उन गलतियों को बता देंगे, या फिर वो किस अलंकार का प्रयोग कर रहा है, कौन से छंद का प्रयोग कर रहा है, कैसी मात्राओं का ये शब्दों विन्यास शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या अपना रहा है, किन ग्रंथों का नाम उल्लेख कर रहा है। तो उनकी जो जो शैलियां हैं उनका वो जो है वैशिष्ट्य का वहां भूमिका में उल्लेख कर देते हैं। ग्रंथ संपादन करते समय जो प्रारंभ में भूमिका लिखेंगे कि हमने ग्रंथ में ये किया, या ग्रंथ जो मूल ग्रंथकार का वैशिष्ट्य क्या है उसको वहां उल्लेखित करेंगे। और तीसरी वैज्ञानिक प्रणाली है, इसे वैज्ञानिक चरण भी कह सकते हैं। इस चरण की प्रणाली में कई हस्तलेखों की तुलना की जाती है, जिसमें कई जितने पांडुलिपियां प्राप्त होती है उन सबको इकट्ठा किया जाता है, उनका पाठों का तुलना किया जाता है, मिलान किया जाता है। तुलनात्मक आधार पर प्राय प्रत्येक कृति में मिलने वाली त्रुटियों में साम्य वैषम्य देखा जाता है। प्रत्येक कृति में कितनी कौन जो त्रुटियां मिल रही हैं उनमें कॉमन त्रुटियां गलतियां क्या हैं, उसमें समानता क्या है, विषमता क्या है, ये भी मिलान किया जाता है। और इसके परिणाम के आधार पर इस समस्त हस्तलेखों का एक वंश वृक्ष तैयार किया जाता है। फिर एक वंश वृक्ष तैयार करते हैं कि वो किस किस वंश की किन किन पांडुलिपियों में समान त्रुटियां मिल रही है, मतलब तो एक समान त्रुटियां मिलने वाली पांडुलिपियों का एक वंश बन जाएगा। और कृति का आदर्श पाठ या मूल पाठ निर्धारित किया जाता है, और फिर उसमें से जो है मूल आदर्श पाठ क्या रहा होगा, कर्ता ने क्या पाठ लिखा होगा, उसका उनमें से वंश वृक्ष बना करके पाठ निर्धारण किया जाता है कि उनमें कौन प्राचीन प्रति है, तो उस प्राचीन प्रति का पाठ जो है मूल होगा। इस प्रकार इस प्रणाली के बाद पाठालोचन को एक अलग विज्ञान मानकर उसे भाषा विज्ञान के समकक्ष विज्ञान ही जो है माना जाने लगा है। विज्ञान क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भाषा का विज्ञान है। विज्ञान में भी चीजों को जो है परिष्कृत करके चीजों के में निहित जो तत्व है उनका ज्ञान पता लगा करके उनका जो है सही सही ज्ञान किया जाता है, सही सही जो है उनका अध्ययन किया जाता है, उनका निर्धारण किया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पांडुलिपियों में भी उन भाषा की दृष्टि से जो है और उन पाठों का निर्धारण करके उनका मूल आदर्श पाठ का चयन किया जाता है। इसलिए ये भाषा विज्ञान का अंग होने के कारण इसे यहाँ विज्ञान शब्द ऐसा जोड़ा गया। ओके, यहाँ तक कोई प्रश्न है किसी का? किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? हंसी, नो सर। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी ठीक है, आज इतना रखते हैं हम लोग, और फिर जो नया टॉपिक है पाठालोचन प्रक्रिया, इसको हम कल देखेंगे। ओके सर। ओके, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। समनी जी को सादर वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद। क्लियर हो गया सब अच्छे से। थैंक यू सर। बहुत मेरे थोड़ा नेटवर्क इश्यू होने के कारण मैं भाग ले नहीं पाई, लेट ले पाई, लेकिन जितना समझा उतना अच्छा समझा है सर। मैं रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, अभी रिकॉर्डिंग इसका रिकॉर्डेड मैं देख लूंगी। हाँ जी जी जी, हाँ हाँ सर। मैं भेज दूंगा, ये रिकॉर्डिंग भेज। ओके सर, थैंक यू। जी जी, कल है क्या सर? कल क्लास है ना? हाँ जैसा आप कल कहेंगे। क्लास है क्या सर? जी जी, यदि आप लोग
फ्री होंगे, आप लोगों का समय है तो बताइए, हम कल क्लास कर लेंगे, आप ठीक लोग है, जैसे ठीक कहेंगे। है सर, ठीक है, जी ठीक है ठीक। सर। हाँ।